दोस्तों, एक विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं सूजी कासेम। उन्होंने कहा है कि फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। अर्थात असफलता का डर असफलता से अधिक हमारे सपनों को मार देता है। अर्थात हमारे सपनों को असफलता नहीं मारती, उस असफलता का डर मार देता है। हम कई बार ये सोच के ही प्रयास करना छोड़ देते हैं कि कहीं हम असफल नहीं हो जाएं। इसके अलावा हम जब भी किसी महत्वपूर्ण काम को करने जाते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो असफलता का डर हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम अपनी जो वास्तविक क्षमता है उसका प्रदर्शन कर ही नहीं पाते हैं। इसी वजह से कई बार हम असफल हो जाते हैं। इसलिए असफलता का डर हमारे मस्तिष्क में नहीं रखना चाहिए और पूरे तन्मयता से, पूरे जोश से हमें अपने जो बेस्ट को बाहर निकालना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि हमें प्रयास ज़रूर करना चाहिए, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। इसलिए ये सोच के ही हम असफलता के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिविल पर। तो दोस्तों, अब तक हमने नीति शास्त्र के अंतर्गत नीति शास्त्र क्या होता है, मानवीय मूल्य, उसके बाद महापुरुषों के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं, एथिकल कंसेप्ट और निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका, ये सारे पढ़ लिए थे। आज हमारा हेडिंग है प्रशासकों का आचरण, यानी कि जो प्रशासकों का कंडक्ट है वो किस प्रकार का होना चाहिए। उस कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने क्या जो है आचरण संहिता बना रखी है। इसके अलावा वर्तमान में जो भारत में सिविल सेवकों का आचरण किस प्रकार से है, और इस आचरण का एक जो बहुत ही एक बड़ी समस्या जिसको भ्रष्टाचार बोलते हैं वो क्या होता है और इसके क्या कारण हैं, इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। सेकेंड एआरसी ने इसके लिए क्या क्या जो है सिफारिशें की है वो देखेंगे। फिर इस अध्याय पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे और उनका हल किस प्रकार से किया जाए वो देखेंगे। तो दोस्तों, पहले आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि इस टॉपिक से आरपीएससी ने एक प्रश्न 2013 में या 2016 में शायद पूछा हुआ है। उसमें ये पूछा था कि यदि आपको सिविल सेवकों की आचरण संहिता बनाने के लिए बोला जाए तो आप किन किन मूल्यों का समावेश करेंगे या किन किन नियमों का समावेश करेंगे। तो इस सवाल को भी हम अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा इसमें और कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारा मुख्य फोकस इसमें यही रहेगा कि हम उत्तर की फ्रेमिंग किस प्रकार से करें और किस प्रकार हम कम कंटेंट में भी अच्छा मैटर लिख सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक प्रशासकों का आचरण। तो इस टॉपिक के अंदर पहले तो हम पढ़ेंगे क्या क्या, ये देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हम प्रशासनिक आचरण संहिता की आवश्यकता, उसके बाद क्या है प्रशासनिक, भारत में प्रशासनिक आचरण संहिता क्या है, और इसके बाद आचरण संहिता की जो प्रशासनिक आचरण है उसकी वर्तमान में स्थिति कैसी है, यानी क्या क्या समस्याएं देखी जा रही है उसमें। और इसमें सबसे बड़ी समस्या जैसे भ्रष्टाचार है तो उसके क्या कारण है, उसके क्या सुधार के उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा प्रशासकों के जो एक ओवरऑल आचरण को सुधारने के क्या कारण जो है उपाय हो सकते हैं ये देखेंगे। और फिर हम सवाल देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो इसमें पहला जो है उसका नाम है प्रशासनिक आचरण संहिता की आवश्यकता, यानी कि क्यों जरूरत पड़ती है हमें। आचरण संहिता का एक बेसिक मोटा मोटी अगर मतलब देखें तो एक आपने नियमों का सेट बना दिया कि आपको इस तरह से जो है अपना व्यवहार करना है, इस तरह से आपको काम करना है। और ये बनाना जरूरी भी होता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाता है तो उसको ये नियम बता दिए जाते हैं, या कोई गेम भी स्टार्ट करते हैं तो सब जगह ये बताया जाता है कि आपको ये काम तो करने हैं और ये काम नहीं करने हैं। जैसे भारत में हम संविधान देखते हैं तो संविधान भी एक तरह से जो है एक नियमों का पूरा सेट है। उसमें जैसे भारत में संघीय व्यवस्था है तो संघीय व्यवस्था में संघ सरकार का क्या दायित्व है और राज्य सरकारों का क्या दायित्व है वो सारे उसके अंदर दे रखे हैं। किस प्रकार से विवाद होने पर जो है न्यायपालिका जो इसका निपटारा करेगी, तो ये सारे नियम बना रखे हैं। ऐसे ही प्रशासक होते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है, उनकी समाज में इतनी जो है रेपुटेशन होती है, वो सब एक सरकार का पूरा एक काम संभालते हैं। तो उनका भी आचरण अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए जो है प्रशासनिक आचरण संहिता की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए कि प्रशासनिक आचरण संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसका आप उत्तर आराम से दे सकते हो कि एक तो नैतिकता की स्थापना के लिए, यानी कि कोई भी चीज़, नैतिक का मतलब जो चीज़ रियल में जो सही जो उस नियमों के आधार पर बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग है तो वो सही है। तो एक तो नैतिकता की स्थापना के लिए जो है ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है वो कार्य कुशलता, यानी कि आप नियम वगैरह सही बना दोगे तो वो जो व्यक्ति जो है वो व्यवस्थित तरीके से काम करेगा। तो कार्य कुशलता, ईमानदारी से कर्तव्य पालन, इनके लिए भी जरूरी होता है। फिर सत्ता का दुरुपयोग भी रुकता है। दुरुपयोग ऐसे कि अगर किसी व्यक्ति को केवल जो आपने सत्ता ही सत्ता दे दी और उस पर आपने कोई नियम नहीं बनाए या उस पर कोई जवाबदेही तय नहीं की, तो वो फिर जो है उस नियमों का जो शक्ति का जो दुरुपयोग करेगा।
एक लॉर्ड एक्टिन है, उन्होंने ये कहा है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। यानी आप किसी को पावर दे देते हो वो करप्ट बना देती है इंसान को, और अगर आप उसको एब्सोल्यूट पावर दे देते हो यानी कि कोई तरह का रोकथाम नहीं है, कोई तरह के नियम नहीं है, तो वो एब्सोल्यूटली भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है वो एक आचरण संहिता की जो है आवश्यकता जरूर होती है। ठीक है, इसके अलावा तटस्थता की स्थापना के लिए भी आचरण संहिता होनी चाहिए। यानी कि सिविल सेवकों को बताया जाता है कि आप जो है वो किसी दल के प्रति अपना जो है वो निष्ठा नहीं रख के आपको संविधान के प्रति, रूल ऑफ लॉ के प्रति अपनी निष्ठा रखनी है। तो ये इस आचरण संहिता के अंदर ही लिखा होता है। तो ऐसे तटस्थता और निष्पक्षता स्थापना के लिए भी जो है ये जरूरी होता है। इसके अलावा प्रशासकों की जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने किसी को पावर दी है, सिविल सेवकों को पावर होती है, और अगर आप उनकी जवाबदेही तय नहीं करोगे तो उस पावर का वो मिसयूज़ कर सकते हैं, इसीलिए जवाबदेही जरूरी है। सेकंड ARC ने भी जवाबदेही के बारे में एक अच्छा कथन कहा है कि नैतिकता जो होती है, जो एथिक्स होती है, उसकी नींव कैसे रखी जाती है, जवाबदेही और उत्तरदायी की धारणा में। यानी अगर किसी व्यक्ति को उसके द्वारा प्रयोग की गई पावर के प्रति जवाबदेह बनाओगे ना, तो अपने आप उसको नैतिक होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी जरूरी होती है। ठीक है, भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए भी, जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको सवाल पूछा जाए कि प्रशासनिक आचरण संहिता की जरूरत क्यों पड़ती है, तो एक तो नैतिकता की स्थापना के लिए होती है, ईमानदारी से कर्तव्य पालन के लिए होती है, तटस्थता निष्पक्षता के लिए होती है, प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए होती है, और इसके अलावा जो है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए होती है। ये मेन जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा संविधान में भी इसके लिए प्रावधान कर रखा है। अपना जो संविधान का भाग 14 है उसके अंदर जो सिविल सेवाएं, जो सेवाएं लिखी हुई है, तो इसके अंदर एक अनुच्छेद है 309। इस 309 में एक प्रोविजियो जोड़ा हुआ है। उस प्रोविजियो में ये कहा है कि राष्ट्रपति जो है ना, सिविल सेवकों के जो आचरण है उनके लिए एक नियमावली बना सकता है। ठीक है, एक संहिता बना सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में 1964 में एक जो है वो नियमावली जो है अधिसूचित की गई थी, यानी कि उसको जो है वो नोटिफाइड किया गया था, और उसमें बताया था कि जो है प्रशासकों का आचरण किस प्रकार से होना चाहिए। इसके अलावा उनको आचरण को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर कई सारी समितियाँ भी बनाई जाती है। कई बार जैसे अभी मिशन कर्मयोगी है, तो उनका समता वर्धन के लिए, उनका जो आचरण को रेगुलेट करने के लिए भी जो है इस तरह से मिशन चलाए जाते हैं। तो उनके आचरण को रेगुलेट करने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो अपने को तो यही ध्यान रखना है कि भारत में जो है प्रशासकों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो जो संविधान के अनुच्छेद 309 के जो प्रोविजियो के हिसाब से राष्ट्रपति द्वारा सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 बनाई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अपन आगे देखते हैं अगर, तो अब जो है जो 1964 में जो इसकी जो आचरण संहिता बनाई गई थी उसमें क्या क्या नियम बनाए गए थे। एक सिविल सर्विस को जो सर्वेंट होता है उसको कैसे अपना जो है वो अपने कंडक्ट या अपना आचरण रखना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे नियम इसमें बताए थे। वो अगर अपन देखें तो एक तो इसमें बताया गया था कि जो है वो पूर्ण निष्ठा से अपना कर्तव्य पालन करना है, यानी कि पूरी तरह से आपको तन्मयता से अपना कर्तव्य पालन करना, जो भी आपको ड्यूटी दी हुई है उसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा राजनीतिक तटस्थता रखनी है उनकी, यानी कि किसी भी दल के प्रति आपको जो है वो ना तो पूर्वाग्रह रखना है, ना ही उनकी जो है जी हजूरी करनी है। आपकी जो निष्ठा है वो आपके संविधान के प्रति होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ड्यूटी के प्रति होनी चाहिए। तो तटस्थता और निष्पक्षता होना चाहिए। इसके अलावा सरकार की नीतियां है उसकी सार्वजनिक स्तर पर आलोचना नहीं करनी है, यानी कि आप सरकार के खुद एजेंट और आप स्वयं ही अगर सरकार की नीतियों की आलोचना करोगे तो जनता में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, तो सरकार की नीतियों की सार्वजनिक स्तर पर आलोचना नहीं करनी है। इसके अलावा आपको जो सिविल सर्वेंट है भारत में उनको ये कह रखा है कि पद पे रहते हो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो चुनाव लड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो किसी दल के टिकट पे लड़ेगा या निर्दलीय भी लड़ेगा, तो फिर वो अपनी ड्यूटीज़ का जो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको कह रखा कि जब तक आप पद पे हो तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप पद से जो इस्तीफा देके चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो राजनीतिक दल है उनको जो है वो डोनेशन दिया जाता है, वो कई प्राइवेट जो कंपनीज या जो प्राइवेट फर्म वगैरह देती है। ठीक है, तो जो डोनेशन देने का जो प्रावधान है वो ये कह रखा है कि जो सिविल सर्वेंट होता है उनको राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो चंदा देगा तो जाहिर सी बात है उस दल के प्रति उसकी निष्ठा होगी तभी तो देगा। तो वो जो है वो उस दल के प्रति जो है वो निष्ठावान बन के रह जाएगा, ना कि संविधान के प्रति या पूरे जो है व्यापक जनहित के प्रति। क्योंकि अगर उस दल के जो भी विरोधी जो लोग होंगे या जो भी जिन्होंने उसको मत नहीं दिया तो उनके प्रति उसकी नीतियों में जो है इस प्रकार का झलक सकता है। इसलिए ये कह रखा है कि उसको राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा उपहार लेने के भी नियम बनाए गए। उपहार यूँ कि जैसे कई लोग उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट दे देते हैं, प्लॉट और जो टीवी कूलर वगैरह जो भी उनको चाहिए वो दे देते हैं। तो मारवाड़ी में कहावत चलती है कि खाए मुंडन लाजे वक्त, मतलब कि अगर वो मुंह से खाएगा तो फिर वो आँख के शर्म रख के जो है वो काम करेगा। यानी कि अगर वो उपहार लेगा तो फिर वो जाहिर सी बात है कि वो जो काम ऐसे ही करेगा
उस जिसने भी उपहार दिया उसके जो इलीगल कामों को भी जो परमिशन दे देगा। तो उपहार लेने के लिए उसमें रोक लगा रखी है कि एक तो जो है वो कार्यस्थल पर कोई भी उपहार ग्रहण कर ही नहीं सकता वो, ठीक है। इसके अलावा एक फिक्स सीमा कर रखी, चलो कि भाई ज़्यादा ही जैसे आपका बर्थडे वगैरह है तो उस पर कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया तो उसकी सीमा तय करी हुई है, उससे ज़्यादा आप गिफ्ट जो नहीं ले सकते। इसके अलावा एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते, या तो करनी है तो उसे तलाक दे के उसके बाद ही कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है उसको ये कह रखा है कि उपहार अगर उसको मिलता है तो उसकी जानकारी जो है वो क्या कहते हैं आपको सरकार को देनी जरूरी होती है। ये तो उसके उपहार के नियम हो गए। एक पत्नी के जीवित रहते वो दूसरा ब्याह नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी उसका एक आचरण का नियम होता है। प्रति वर्ष उसको संपत्ति का विवरण भी देना जरूरी होता है, जो इनका एनुअल जो आजकल जो ACR भरते हैं उसके साथ ही इनका संपत्ति का भी जो है वो एक विवरण इनको देना होता है, जो चल और अचल संपत्ति होती है तो उसके बारे में बताना होता है। इससे क्या है कि जैसे वो उसकी जो आय से अधिक संपत्ति तो नहीं है या भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित तो नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में उसका पता लग जाता है, ठीक है। ये इसके मेन जो वो होते हैं। इसके अलावा उसको सट्टेबाजी खेलने से भी मना किया हुआ कि सट्टेबाजी करेगा तो वो जो है करप्ट प्रैक्टिसेस करेगा। एक सट्टेबाजी भी एक तरह से करप्ट प्रैक्टिस ही है। इसके अलावा वो पैसे हारेगा तो और ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में जो है इलीगल काम कर सकता है, इसलिए सट्टेबाजी पर प्रतिबंध है। लिखित में निर्देश प्राप्त करने का है, क्योंकि ओरली एक लोक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा ये है कि यहाँ पे मुंह से कुछ नहीं होता है, जो भी होता है जो लिखित में होता है। लिखित में अगर आप काम करते हो तो कभी भी आपके पास प्रूफ होता है उसका। और ये हम साधारण बोलचाल में भी कहते हैं कि सरकार जो है वो कागज़ का घोड़ा होती है, यानी कि कागज़ पे चलती है ये। तो कागजी कार्रवाई का जो है उसको पक्का होना चाहिए, जो भी काम करेगा वो लिखित में आदेश प्राप्त करेगा, लिखित में जो है काम करेगा, ताकि उसका एक प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक ज़रूरी बात होती है। इसके अलावा जो है वो निकट संबंधियों को अनुचित लाभ नहीं पहुँचाया गया, यानी जो नेपोटिज्म चलती है, भाई भतीजावाद चलता है, जैसे किसी ठेके में अपने जो है भाई को या अपने रिश्तेदार को ठेका दिलवा दिया, कहीं भी जैसे कोई बड़ा टेंडर हो रहा है तो वो उसको दे दिया, ये काम उसको नहीं करना है। कहीं नियुक्ति हो रही है जो इसके क्षेत्राधिकार में आती है तो उसमें अपने रिश्तेदारों को लगा दिया, ये काम एक सिविल सर्वेंट को नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसको जो है वो प्रदर्शन, हड़ताल, इनमें भी भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो सरकार के विरुद्ध हो रही है और सरकार का जो कार्मिक है वही सरकार के विरुद्ध जो है इस तरह के कृत्य करता है, तो ये जो है अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वो ऋणग्रस्तता से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ज़्यादा ऋण लेगा तो जो है जाहिर सी बात है फिर इलीगल लोगों से भी पैसा ले लेगा, और इलीगल लोगों से पैसा लेगा तो फिर वो इलीगल काम भी करना शुरू कर देगा, इसलिए ऋणग्रस्तता से बचना जरूरी है। 2000 से अधिक का अगर उधार लेता है तो उसको चेक से लेना होगा, क्योंकि चेक से लेगा तो उसका प्रूफ होगा, तो सरकार के पास जानकारी होगी कि ये कितना पैसा खर्च कर रहा है, ऋण ले रहा है तो कितना क्यों ज़्यादा ले रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। दहेज ना तो वो देगा और ना ही लेगा, ये इसके जो है मेन एक सिविल सर्वेंट के लिए जो है आचरण नियमावली है। तो एक बार वापिस देख लेते हैं। एक तो क्या है कि वो पूर्ण निष्ठा से कर्तव्य पालन करे, दूसरा जो है वो राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता से जो काम करे, इसके अलावा सरकारी नीतियों की सार्वजनिक स्तर पर आलोचना नहीं करे, पद पे रहते हुए चुनाव नहीं लड़े, ठीक है, राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे, उपहार लेने के लिए भी नियम तय कर रहे गए कि वो ये कार्यस्थल में तो उपहार ले ही नहीं सकता और तय सीमा से अधिक उपहार नहीं ले सकता, अगर उपहार मिलता भी है तो सरकार को इन्फॉर्म करेगा। एक पत्नी के जीवित रहते हुए वो जो है दूसरा विवाह नहीं कर सकता, ठीक है। प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देता है। इसके अलावा सट्टेबाजी पर प्रतिबंध होता है, लिखित में निर्देश प्राप्त करता है, ठीक है। निकट संबंधियों को अनुचित लाभ नहीं पहुंचाएगा, प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ऋणग्रस्तता से बचने का प्रयास करेगा। 2000 से अधिक अगर उधार लेता है तो वो पूरा चेक से लेगा, और दहेज ना तो वो ले और ना ही दे, ये उसके जो है वो मेन कर्तव्य होते हैं। तो ये सिविल सर्वेंट को इनका फॉलो करना चाहिए, ये उसकी आचरण संहिता होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान में जो है वो आचरण की स्थिति कैसी है, मतलब किस प्रकार से आचरण करते हैं। तो दोनों पक्ष हो सकते हैं इसके, किसी भी जो मुद्दा है उसका एक पक्ष कभी नहीं होता कि भाई सकारात्मक ही है या केवल नकारात्मक भी है, दोनों पक्ष हो सकते हैं। सकारात्मक तो ये कि जैसे आजकल कई सिविल सर्वेंट है जो मतलब अपने ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, कई सारे आप नाम गिना सकते हो। इसके अलावा वो जनता से जुड़ाव भी रखते हैं, जन सुनवाई भी करते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस आ गई है तो उससे भी जो है उनका कर्तव्य के प्रति जो है वो अब पूरी तरह से वो जो निष्ठा के साथ काम करते हैं। विधि के शासन पे भी कई जो सिविल सर्वेंट बल देते हैं। जन जवाबदेही जो उनके अंदर होता है ये तो नॉर्मली देखा जाता है, लेकिन ये थोड़ा कम लेवल पे देखा जाता है। नकारात्मक चीज़ें जो है वो ज़्यादा लेवल पे देखी जाती हैं। नकारात्मक यूँ कि सिविल सर्वेंट को जो है समाज ने इतनी ज़्यादा उसको जो है वो सम्मान दे रखा होता है, इतने ज़्यादा उसका आपने देखा ही होगा कि यूट्यूब पे भी जो है वो कई तरह के जो है वो व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में जो क्लिक बैट थंबनेल चलते हैं, जिसमें जो सिविल सेवक को जो नए जो सिविल सर्वेंट बनते हैं उनकी रॉयल एंट्रियाँ करवाई जाती है और उनका जलवा और इस तरह से दिखाया जाता है।
तो मतलब वो अपने आप को जैसे किंग या शहंशाह समझना शुरू कर देते हैं कि हम तो जो है वो समाज के शहंशाह है, समाज हमसे नीचे है। तो फिर वो अपने आप को जो जनता से अलग मानना शुरू कर देता है। तो उनसे मतलब एक तरह से जो अलूफनेस, मतलब एक जो अलग तरह का व्यवहार करेगा, तो वो जो है उनसे ज़्यादा जन जुड़ाव भी नहीं करता। जबकि उसकी नियुक्ति किसके लिए की गई है? जनता से जुड़ाव के लिए। जनता की जो जन साधारण के दुख है उनसे जो है उनको जो उसको उनके लिए काम करना है, वो चीज़ें वो कर नहीं पाता, क्योंकि वो स्वयं को जनता का मालिक समझ के बैठ जाता है, जबकि वो जनता का सेवक है। जनता जो भी कहेगी उसको करना चाहिए। तो ये नकारात्मक पक्ष देखे जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो नैतिकता का जो आप पतन देखते हो, भ्रष्टाचार। रोज ही अखबारों में न्यूज आती है कि एसीबी द्वारा वहाँ पे पकड़ा, एसीबी द्वारा वहाँ पे पकड़ा, इसके द्वारा वहाँ पे पकड़ा, ठीक है। आय से अधिक संपत्ति हरंगे हाथ लेते हुए पकड़ा, ये सब चीज़ें। तो ये भ्रष्टाचार तो मतलब एक जो है वो बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो ये आचरण की एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा कई बार घोटाले भी होते हैं, जो अखबारों में देखने को मिलते ही है अपने को, कि 2G घोटाला हो गया, जो है वो स्टाम्प पेपर घोटाला हो गया। इस तरह के घोटाले चलते ही रहते हैं, ठीक है। पात्रा चौल घोटाला हो गया, इस तरह के जो घोटाले चलते रहते हैं। तो वो जो है वो सिविल सेवकों और राजनेताओं दोनों की मिलीभगत से ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है राजनीति और प्रशासन की साँठगांठ हो जाती है। दोनों आपस में जो है वो साँठगांठ से जो है भ्रष्ट कार्यों को अंजाम देते हैं। फिर सिविल सेवकों में अहंकार का भाव होता है। अहंकार का भाव, एक तो 3-4 कारण है इसके। एक तो क्या है कि समाज ने उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दे दिया। फिर जो इस परीक्षा के भी इतने चरण होते हैं, तो इतना टफ एग्ज़ाम जो है वो पास करके आता, तो उसमें अपनी जो होशियारी का भी उसमें घमंड आ जाता है। फिर जो है उसको इतनी सुविधाएं मिलती है तो उसका भी उसको घमंड आ जाता है। तो अहम भाव बहुत ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है। फिर अपना जो प्रशासनिक स्वरूप है वो हमने ब्रिटिश जो नौकरशाही था उससे लिया है। तो ब्रिटिश नौकरशाही जो थी ना, वो कंट्रोलिंग सरकार थी, मतलब नियंत्रण करने वाली सरकार थी। प्लस उसका जो नौकरशाही का मॉडल था वो वेबर का मॉडल था। वेबर, जो मैक्स वेबर, हम जो है लोक प्रशासन के अंदर पढ़ेंगे, मैक्स वेबर ने नौकरशाही के लिए कुछ सिद्धांत बताए थे कि उसमें एक तो पद सोपान होना चाहिए, यानी कोई भी काम है वो पूरा एक चैनल के थ्रू चलना चाहिए। यानी कोई भी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से चौथे टेबल, इस तरह चलेगी, उसके बाद काम होगा। तो इसमें जो है लेट हो जाता है, आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो है वो केंद्रीयकरण पे बात की थी, यानी कि एक सेंट्रलाइज पावर हो जो उसको कंट्रोल करे, इस तरह की बातें की थी। लेकिन वर्तमान में ये चीज़ें नहीं चल सकती, क्योंकि अब जो क्या कहते हैं ना, जन कल्याणकारी सरकार है। राज्य को मैक्सिमम जो है उसका लोगों का भला करना है। ऐसे में अगर वो फाइल अगर एक टेबल से दूसरे टेबल खिसकने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगाती है, तो लोगों का कल्याण अच्छी तरह से नहीं हो सकता। केंद्रीयकरण होगा तो फिर जो है वो सत्ता एक जगह पे ही केंद्रित होकर रह जाएगी, तो उससे भी जो है अच्छा काम नहीं हो सकता। इसके लिए जो है वो हमको जो सहभागिता वाला मॉडल उसको लाना चाहिए। तो अहम भाव के जो है मेन कारण यही है कि समाज ने उसको बहुत सम्मान दे रखा है इतनी जो। इसके अलावा ईमानदारी का भी कई लोगों में घमंड होता है, कई लोगों में जो इसका ये होता है कि हम इतनी टफ एग्जाम फाइट करके आए हैं, वो भी हो सकता है। तो इस तरह से उनमें अहम भाव होता है, ठीक है। उनको सुविधा भी मिली हुई होती है। इसके अलावा जो संविधान में जो अपना भाग 14 है, उसके अंदर 2 आर्टिकल दे रखे हैं, 310 और 311। उसमें ये कह रखा है कि जो सिविल सर्वेंट को आप पद से जो है डायरेक्ट नहीं हटा सकते, उनका पक्ष भी सुना जाता है, ठीक है। कई बार जो ऐसे मामले होते हैं जिनमें उन पर वाद चलाने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बिना आप उस पर वाद नहीं चला सकते। तो उसका भी वो कई बार क्या है, क्योंकि राजनीति और प्रशासन दोनों में साँठगांठ होती है। अगर सरकार उसके फेवर की हो गई तो उस पर परमिशन देगी ही नहीं, तो वो भ्रष्ट आचरण करता ही जाएगा। तो ये इसका दुरुपयोग होता है, ठीक है। इसको भी रोका जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो जनता का स्वयं को नियंत्रक मानता है, ठीक है, उसको अपना मालिक मानता है। और इसके अलावा समर्पण जो है वो कर्तव्य के प्रति नहीं होकर उसका सत्तारूढ़ दल के प्रति होता है। कई बार कई सिविल सेवक आपने वीडियो भी देखे होंगे कि वो जो है वो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उनके ही फेवर में जैसे वो बात करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। तो ये जो है ये भी उनके आचरण में एक कमी देखी जाती है। इसके अलावा वो जो नेपोटिज्म जो है वो परिवारजनों को अनुचित फायदा देने वाला, ये भी जो है देखा जाता है। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि जो रेड टेपिज्म यानी कि जो फाइल है पुराने जो चलता है जो प्रशासन में है, वो एक पट्टा होता है, पट्टे के ऊपर लाल जो है एक वो डोरी लगी हुई होती है। तो वो लाल पट्टा जो है ना वो मतलब टेबल से टेबल घूमता रहता है, मतलब लाल फीता ही घूम रहा है, व्यक्ति की कोई इज्जत ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और पूरा इतना टाइम लगता है, इसके लिए लाल फीता शाही बोलते हैं। तो ये भी जो है प्रशासन की एक बहुत बड़ी समस्या है, और आचरण में इस गिरावट के जो एक देखा जाता है इसका। इसके बाद हम आगे देखें अगर तो ये आचरण में कमी क्यों आई, मतलब इसका क्या कारण है कि लोग इतना जो ये ये मानते हैं इसको। तो एक तो जो है बताते हैं कि अपना जो प्रशासन है उसका औपनिवेशिक स्वरूप है। औपनिवेशिक स्वरूप का मतलब होता है कि हमने जो है अंग्रेज़ों से इसको यूं का यूं अपना लिया, यानी अंग्रेज सरकार ने जिस समय जो ये इसको वेबर मॉडल लिया था वो का वो हमने जो है फॉलो कर लिया। और वो नियंत्रक सरकार थी और हम जो है क्या कहते हैं कल्याणकारी सरकार के अंदर आते हैं। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक जो वेबर का मैंने आपको अभी बताया कि वो जो है एक तो
गोपनीयता पे बल देता है, यानी कि चीज़ें छुपा के रखो, पद और गोपनीयता की शपथ जिसको बोलते हैं। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट भी उन्होंने 1923 में पारित किया था कि कोई भी चीज़ जो है वो जनता में तब तक जारी नहीं करनी है, अगर जैसे कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है तो उसका हवाला देके जो कई बार जो चीज़ें जो है वो जो ज़रूरी होने पे भी जो है वो जनता को नहीं बताई जाती है। इसके अलावा इसमें क्या है कि जैसे अभी तो जन कल्याणकारी सरकार में आरटीआई जारी हो गया, आरटीआई लागू हो गया, तो आरटीआई में तो लोग सूचना मांगते हैं तो उनको देनी चाहिए, लेकिन वो गोपनीयता का हवाला देके जो उसको टाल देते हैं। पद सोपान जो है उसकी वेबर मॉडल की एक बड़ी कमी है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में तो हम मैट्रिक्स प्रकार के जो एक संगठन देखते हैं, यानी कि सब पूरा मिला हुआ होता है। इसके अलावा जो इसमें जो विकेंद्रीकरण पे बल देते हैं, पहले वो जो है केंद्रीकरण पे बल देता था, तो ये जो है वेबर मॉडल की उसकी कमी थी। अब जो वर्तमान का लोकतांत्रिक मॉडल है वो मतलब जो मानवीय मूल्य होते हैं, जैसे समानुभूति हो गई, सहभागिता हो गई, करुणा हो गया, इन पे बल देता है। लेकिन पहले जो है वो उस पे बल नहीं देता था, वो जनता को बाह्य लाभार्थी मानता था, यानी कि संगठन को ही सब कुछ मानता था। जो संगठन है वो सब कुछ है, जनता तो एक तरह से खाली उसकी बाह्य लाभार्थी है। लेकिन अब तो ये कहते हैं कि जनता से ही संगठन चलता है। ये जो वर्तमान में अवधारणा चल रही है, जो लोक प्रशासन की अवधारणा है, ये अपन पब्लिक एड के अंदर अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसके द्वारा ये बताया गया था, हमने उसको यू का यू फॉलो कर लिया, इसीलिए जो है प्रशासकों में अहम भाव, जनता से अलग रहने का भाव, ये सब देखे जाते हैं। इसके अलावा प्रशासकों का राजनीतिकरण भी हो जाता है कि एक तो जो है कि डिजायर पद्धति चलती है अपने स्थानांतरण वगैरह में, जैसे जो मंत्री जो कहते हैं वहाँ पे फटाफट ट्रांसफर हो जाता है उनका। तो डिजायर पद्धति के कारण जो है वो सिविल सर्वेंट होते हैं तो उनको मंत्रियों के जो बात माननी पड़ती है। अभी आपने 2-3 मतलब 15-20 दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि जो कई मंत्री ये भी कहते हुए पाए गए कि हमको सिविल सर्विस जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी एसीआर भरने का भी अधिकार दिया जाए। तो अगर एसीआर भरने का अधिकार दे दिया जाएगा तो पूरी तरह से जो है वो मतलब एक तरह से वो मंत्रियों के अधीन हो जाएंगे, जैसा सरकार चाहेगी उस तरह से ही होगा, ठीक है। जबकि रूल ऑफ लॉ, संविधान के जो नियम है उनका जो है फॉलो कराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो प्रशासकों का राजनीतिकरण होता है, ये भी जो है उनके आचरण को जो है वो कम करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो है वो कई प्रशासकों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, नहीं जो गलत काम करता है, कई बार जो सरकार को हित पहुंचाने वाला काम करता है उसको तो जो है वो अच्छी सुविधाएं वगैरह देती है, और जो ईमानदार होता है उसको या तो जगह जगह ट्रांसफ़र कर ली जाती है या फिर उसको जो है ऐसी जगह पटक दिया जाता है जहाँ पे जो उसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं हुई, तो एक दंड स्वरूप उसको पोस्ट दी जाती है। तो इस वजह से भी जो है वो कई बार जो ये चाहते हैं कि वो निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का पालन नहीं कर पाते, जैसा सरकार चाहती है वैसा उनको करना पड़ता है। तो ये भी एक जो उसके आचरण में कमी देखने का मिलता है। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक दबाव समूह भी होते हैं, यानी कि समाज में जैसे कई बड़े बड़े जैसे संत हो गए, कई जो सामाजिक जो जातीय संगठन होते हैं वो भी जो है प्रशासकों पे दबाव डालते हैं। किसके थ्रू? मतलब जो सरकार जो एमएलए एमपी होते हैं उनके थ्रू दबाव डालते हैं, जिससे जो वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, ठीक है। फिर इनका शीघ्रता से स्थानांतरण भी हो जाता है, जगह जगह इनको पटक दिया जाता है। इसके अलावा जो है सिविल सेवकों में खुद में भी जो है अहम भाव होता है, क्योंकि उनमें अत्यंत सम्मान समाज उनको देता है, इसलिए वो स्वयं को जनता का जो है वो मालिक समझ लेते हैं। तो ये जो है उनमें आचरण में कमी के कारण देखे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसको सुधारने के क्या उपाय किया कर सकते हैं। तो वैसे तो सुधार के लिए सरकार ने जगह समय समय पर जैसे कमीशन बनाए काफ़ी सारे, जैसे कि अगर अपन देखें तो एक तो जैसे ली कमीशन बनाया था 1923 में। ये तो जब अंग्रेज़ सरकार थी उसी टाइम में बनाया गया था कि जो सिविल सेवा जो ये लोक सेवा आयोग है इसका कैसे सुधार किया जाए, उसमें बताया गया था। फिर एडी गोरवाला समिति 1956 में बनी थी, उसमें निष्पक्षता और इस पर जो बात की थी। संथानम समिति ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बात की थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में भी बात की थी, उसकी जो स्थापना 1962 में की गई थी। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 1966 जो के हनुमंतैया की जो अध्यक्षता में बनाया गया था, उन्होंने भी जो है काफ़ी बातें कही थी। इसके अलावा जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 2007 जो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बना था, उन्होंने भी जो है सिविल सर्विसों जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके आचरण को सुधारने की बात की थी। तो उसमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए इन काफ़ी सारे प्रावधान कर रखे हैं। जो सेकंड ARC के ही सारे प्रावधान अपन ने इस लेक्चर के अंदर लिए हैं। उन्होंने जो जो बातें बोली गई है वो इस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, जो सेकंड ARC ने बताई गई है। जो इसकी चौथी रिपोर्ट है प्रशासन में नैतिकता, शासन में नैतिकता, तो वो जो है हमने उससे ही पूरा ये जो है मैटर लिया है। तो इस हिसाब से जो है अपन इसको पढ़ ही रहे सारा। इसके अलावा जो है ये नौकरशाहों का 360 डिग्री मूल्यांकन करने की भी बात की जाती है जो सुधार के लिए उपाय। तो ये भी जो है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है उन्होंने बताया था कि 360 डिग्री मूल्यांकन का मतलब अभी जैसे मूल्यांकन उसकी ACR कौन भरता है, उसके उच्चाधिकारी भरते हैं। यानी कि जैसे अभी तो केवल ये वाला मॉडल चलता है इस तरह से कि उच्चाधिकारी है और ये जो है उसका ये है। तो एक तरह से वो
एक 180 डिग्री टाइप का ही हो गया। 360 डिग्री में उसका जो भी पूरा एक एंगल बनेगा पूरा, मतलब जैसे ये उसका उच्चाधिकारी हो गया, ये उसकी जो है प्रभावित जनता हो गई, सॉरी ये उसका जो अधीनस्थ अधिकारी हो गए, इधर उसकी प्रभावित जनता हो गई, और इधर जो है उसके सहकर्मी हो गए। ये चारों लोग उसका जो है वो एसीआर बनने चाहिए, तब उसका 360 एनालाइज होगा, क्योंकि तब वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसको जनता को भी खुश रखना होगा, उसको जो है वो सहकर्मियों को भी जो अच्छे से जो खुश रखना होगा, मतलब उनके बात माननी पड़ेगी, जो भी जो सही बातें हैं वो माननी पड़ेगी। इसके अलावा अधीनस्थों को भी जो उनका भी मानवीय पक्ष का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो उच्चाधिकारी है उनका भी जो है जो भी निर्देश होंगे उसको प्राप्त करना होगा। तो चारों लोग भरेंगे तब एक सिविल सर्वे जो सर्वेंट होता है वो अच्छे से काम करेगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो अगला जो है उसके विवेक अधिकार को तो कम किया जाए, और जवाबदेही उसकी बढ़ाई जाए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो अपने आप इसमें नैतिकता का समावेश हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा का विस्तार किया जाए। प्रतिस्पर्धा यानी कि जब उसका कंपटीटर आएगा ना, कि भाई एक तो उसमें हठ धर्मिता आ जाती है कि एक बार नौकरी लग गई तो उसके बाद 60 साल तक हम ही है सरकार के मालिक, कोई हटाने वाला नहीं है। एक उसका कंपटीटर आता है उसके सामने कि अगर काम नहीं किया तो ये मेरी जगह ले लेगा, तो फिर मैं अच्छे से काम करूँ। जैसे अभी एक लेटरल एंट्री का भी बताया जा रहा है, लेटरल एंट्री चल रही है जो नियुक्ति है, जैसे केंद्रीय जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्टें होती है उसमें पार्श्व प्रवेश मिलता है। पार्श्व प्रवेश का मतलब ये होता है कि एक तो जैसे वो यूपीएससी के थ्रू एग्जाम दे के पूरा आता है, और फिर उसमें जैसे जैसे वो सीनियर होता है तब तक वो जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुंचता है। और एक जो है सरकार ने कह रखा है कि जो इस देश के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट लोग हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है किसी प्राइवेट कंपनी में वगैरह, जो क्वालिटी भी उनमें अच्छी है, तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू लेके भी उनको जो है इस जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुँचाया जा सकता है। तब क्या होगा कि ये जो सिविल सर्वेंट है ये भी काम अच्छे से करेंगे, क्योंकि जो लेटरल एंट्री में ये खुद भी जो है अगर अपने इनमें दक्षता अच्छी होती है तो ये जा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये भी चाहेंगे कि भाई हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो, तो इससे भी जो है वो जो आचरण अच्छा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सत्यनिष्ठा के लिए उनसे एक बॉन्ड बनाया जा सकता है कि मैं सत्यनिष्ठा के शपथ दिलाई जा सकती है कि मैं कोई भी काम करूँगा तो इंटीग्रिटी से पालन करूँगा, इस तरह से। ठीक है, फिर एक कानून जो है अपने बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी उसको ढंग से नहीं समझ पाता, तो अनपढ़ लोग को तो समझ में आती ही नहीं है वो। ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज मतलब एक आइडियल लैंग्वेज यूज़ की जाती है हिंदी में भी और इंग्लिश में। इंग्लिश तो लोगों को समझ में वैसे भी कम आती है, और हिंदी में भी इस तरह की भाषा यूज़ की जाती है कि लोगों को समझ में नहीं आती, तो उसका जो है बेजा फ़ायदा उठाते हैं एक तो वकील लोग, और एक जो ये प्रशासक होते हैं वो, उसके अंदर कई जो है छोटे छोटे प्रावधान होते हैं, उनके जो हवाला देके जो है उनसे क्या कहते हैं उनको दबाया जाता है। तो कानूनों का सरलीकरण होना चाहिए, यानी कि सरल कानून होना चाहिए, एकदम परफेक्ट नियम होने चाहिए, और लाइन टू लाइन बात होनी तो एक जो साधारण इंसान भी समझ सके कानून में क्या दिया हुआ है। तो नेपोलियन ने कानून के बारे में एक जो है बहुत अच्छा कोट बोला, वो भी आप लिख सकते हो कि कानून जो है वो इतना सारगर्भित होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा क्रिस्पी होना चाहिए, एक पेज में ही आ जाना चाहिए, जिसको हम कोट की जेब में रख सकते हैं। यूँ नहीं कि बड़ी से जो है पूरी कोट लेके घूम रहे हैं हम, पूरा जो एक वो किताब लेके घूम रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। कानून को एकदम क्रिस्पी बनाया जाना चाहिए जिससे उसको कोट की जेब में रख के घूम सके हम, और इतना सरल बनाया जाना चाहिए कि किसान होता है ना वो भी उसको समझ सके, नहीं इतनी सरल लैंग्वेज उसकी होनी चाहिए। तो ये जरूरी है। तो कानूनों के सरलीकरण के बारे में अगर आ जाए तो आप ये लिख सकते हो कि कानून इतना सारगर्भित होना चाहिए कि कोर्ट की जेब में रखा जा सके, और इतना सरल हो कि ये किसान भी उसको समझ पाए। ठीक है, ऐसे ही इसमें आगे देखें तो शिकायत निवारण प्रणाली जो है वो जो है वो उसका विकास हो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो लोक सेवा के जो मूलभूत मूल्य है, जैसे कि सत्यनिष्ठा हो गया, वस्तुनिष्ठा हो गया, समर्पण हो गया, ठीक है, और करुणा हो गया, समानुभूति, सहानुभूति, ये सब गुण जो है इनका विकास किया जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो समाज में भी नैतिकता का स्तर बढ़ाया जाए, क्योंकि समाज जो सिविल सर्वेंट होता है वो भी ओवरऑल समाज का ही जो एक अंग होता है। तो जिस समाज से आएगा उसके तो उसके अंदर जो गुण तो होंगे ही, अगर समाज खुद वही नैतिक बन जाए तो सिविल सर्वेंट जो सर्वेंट है वो भी जो है नैतिक बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही उनको जो है वो कार्यकाल के दौरान उनकी नैतिकता कैसी है उसके लिए एक टेस्ट भी आयोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, नैतिकता का परीक्षण करना चाहिए। और जो बड़ी परियोजना है जिनमें बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा जवाबदेही की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे जो है वो उच्च नैतिक स्तर वाले जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी नियुक्ति करनी चाहिए, यानी कि उनको ईमानदारी का जो उनको अवार्ड ये देना चाहिए कि इन कामों में नियुक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी बड़े समारोह होते हैं तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए, तो उससे जो है वो उनमें और ज़्यादा अच्छी ये भावनाएँ पनपेगी। ठीक है, ऐसे ही जो है आरटीआई का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, और उसमें कोई भी काम रोका नहीं जाना चाहिए। ये सब काम इसमें किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं तो भ्रष्टाचार जो है इसकी एक महत्वपूर्ण समस्या है। वैसे तो ये आचरण में कमी का ही एक कारण है, इसको अपन इसके अंदर ही देख सकते थे, लेकिन भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। और भ्रष्टाचार वैसे भी हमारे जो सिलेबस है उसमें दो जगह दे रखा है। एक तो आपका जो है वो
इस एथिक्स के अंदर भी है और एक सोशियोलॉजी के अंदर भी है। सोशियोलॉजी में हमारे को 2021 में प्रश्न भी पूछा गया था कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। तो दोनों जगह इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए अपने जो है इसको थोड़ा विस्तार तरीके से देख लेते हैं। कई बार भ्रष्टाचार पे जो है निबंध भी आ सकता है, हिंदी में, इंग्लिश में भी ऐसे आ सकता है। तो मतलब इस भ्रष्टाचार के टॉपिक की जो एक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। कहीं भी समस्याओं के बारे में भी लिखना हो तो भ्रष्टाचार के बारे में लिख सकते हैं, इसलिए इसको जो है व्यवस्थित तरीके से अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भ्रष्टाचार जो है क्या होता है इसको देखें अगर अपन, तो भ्रष्टाचार वैसे तो इसको परिभाषित करना थोड़ा कठिन काम होता है कि कौन से काम, जैसे कि भाई मतलब किसी काम को करने के लिए उपहार या जो है वित्तीय लाभ लेना या नहीं करने के लिए लेना, इस तरह से जो है परिभाषा होती है। तो ऐसी परिभाषा जो भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 है उसमें बता नहीं रखी है, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर रखा है। लेकिन एक जो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1947 था उसके अंदर जो है इसमें बताया गया था कि जो कौन कौन से जो है काम भ्रष्टाचार के अंदर आते हैं, इसको एक आपराधिक कृत्य भी माना गया है। तो इसमें एक तो ये है कि कोई भी जो है काम करने के लिए आपको उपहार या इनाम स्वीकार करने की आदत है कि हर काम बिना पैसे के करते ही नहीं हो, कोई भी या तो गिफ्ट ले लेते हो या पैसे लेते हो, या बिना विचार किए किसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने की आपके अंदर प्रवृत्ति होती है, या आप जो है उसके अंदर गबन कर लेते हो, घोटाला कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा आप आर्थिक लाभ के लिए पद का भी दुरुपयोग करते हो, तो ये सब जो है भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ज्ञात आय स्रोत से जो है आपके संपत्ति अधिक, जैसे आय से अधिक संपत्ति होती है, यानी कोई जैसे कोई बाबू हो गया है, कोई भी जैसे किसी भी पोस्ट पे होता है, उसकी सैलरी तो जो है इतनी होती नहीं है, लेकिन उसके पास देखते हैं अपन कई बार अखबार में आता है कि बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं, और घर के अंदर भी जैसे पूरा वो लीजर वाली लाइफ जीता पूरा वो, मतलब घर के अंदर ही होम थिएटर बना रखे हैं, सोने के जो है वो लगा रखे हैं, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वॉश, जो नल वगैरह होते हैं वो भी सोने के। एक बार ये ऐसे भी जो खबर आई थी, तो ये आय से अधिक संपत्ति हुई तभी तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया, तो ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसके भी कई बार केस बनते हैं, इसी भी जो है वो आय से अधिक संपत्ति में भी लोगों पे केस दर्ज करती है, और एक जो डायरेक्ट जो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं वो केस तो करती है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार जो निरोधक अधिनियम जो 1947 है उसके अंदर जो है 5 कृत्य बताए गए हैं जो भ्रष्टाचार को के अंतर्गत आते हैं। एक तो उपहार या इनाम स्वीकार करने की आदत होती है, बिना विचार किए किसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने की आदत होती है, गबन करता है कोई, आर्थिक लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करता है, या फिर ज्ञात आय के स्रोत से जो अधिक संपत्ति अर्जित करना या उसका स्वामी होना, वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। के संतानम जो समिति है 1962 में इसकी जो स्थापना की गई थी वो स्पेशल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही की गई थी। उन्होंने जो सिफारिशें दी थी उसमें एक तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना की भी बात की गई थी, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसकी बात की थी। उन्होंने भ्रष्टाचार को परिभाषित किया है कि एक सरकारी सेवक जो भी होता है ना, उसके द्वारा किसी लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी सरकारी कार्य या सरकारी कार्य में विलंब जो होता है वो भ्रष्टाचार कहलाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि के संतानम के द्वारा बताया गया है कि सरकारी सेवक के द्वारा किसी लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी सरकारी कार्य या सरकारी कार्य में विलंब जो होता है वो भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अपना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसके अंदर भी जो है भ्रष्टाचार की जो है परिभाषा बताई गई है कि एक राजनीतिक प्रकार का भ्रष्टाचार किस प्रकार का होता है, एक राजनेता किस प्रकार भ्रष्टाचार कर सकता है। तो उसमें बताया गया कि या तो वो जो इसकी धारा है 23 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में, एक तो वो रिश्वत लेता है, ठीक है, या फिर वो अपना अनुचित प्रभाव दिखाता है, कोई भी जैसे जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है वो अनुचित प्रभाव दिखाता है अपना, ठीक है। भाषा, समुदाय, जाति के आधार पर मतदान करने की अपील करता है, ठीक है, या धार्मिक राष्ट्रीय चिन्ह, संकेत चिन्ह का मतदान में उपयोग करता है। 2 या 2 से अधिक वर्गों में वैमनस्य को बढ़ावा देता है, यानी कि उनमें लड़ाई झगड़े करवा देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कोई भी उम्मीदवार है उसकी जो व्यक्तिगत जो आचरण और चरित्र संबंधित गलत तथ्यों का प्रकाशन कर लेता है, यानी कि जब वो बोलता है या कोई लिखता है तो इस तरह से मतलब किसी के बारे में झूठे आक्षेप लगा देता है कि ये तो इस प्रकार का है, इसने तो 10-10 शादियाँ कर रखी है, इसने तो वैसा कर रखा है, ऐसा कर रखा है, इस तरह से जो गलत बातें बताते हैं ना, ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है, जो अपने जो विरोधी के बारे में बात करता है वो, ठीक है। ऐसे ही जो है वो मतदान केंद्र पर जो पहुंचने या वहाँ जाने के लिए निजी वाहन की सेवा लेता है या उसको किराए पे ले लेता है, मतलब अपने पद का जो है बता, मतलब जैसे वो कोई मंत्री है, ठीक है, तो मंत्री तो बाद में बनेगा, अभी तो जैसे था तो खत्म हो गया उसका, मतदान के दौरान वो अपने पद का बता के जो है कोई भी किसी भी निजी जो जीप वाले को बोलता है मैं मंत्री को बैठा के लेके जाए मेरे को, तो ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के प्रावधानों का उल्लंघन करना, वो भी जो है भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है। और इसके अलावा जो मतदान के दौरान सरकारी कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करता है, यानी कि उनको लेके चला जाता है, उनसे जो है काम करवाता है चुनाव के दौरान अपने हित में, तो वो जो है वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं
तो भ्रष्टाचार के प्रकार क्या होते हैं, इस बार हमको पूछ ही लिया कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए, तो इसके कौन कौन से और प्रकार होते हैं वो अपन देखते हैं। तो पहला तो जो है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार को ही देखते हैं, यानी राजनीति के अंदर जो चलता है, जैसे राजनेता शामिल हो जाते हैं, जैसे कि दल बदल जो भी बहुत सारा ज़्यादा चल रहा था, तो उसमें जो खरीद फरोख्त होती है, यानी कि जो हॉर्स ट्रेडिंग का सुना था आपने, रिसोर्ट के अंदर पैक हो रहे थे, तो ये भी एक तरह से भ्रष्टाचार ही है। पूरी तरह से आप जो है वो धन बल का जो है उपयोग करके आप जो स्थापित संस्था है उनको तोड़ रहे हो, जो भी आपके जो ये स्थापित नॉर्म्स है उनको तोड़ रहे हो। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार की अगर परिभाषा कहने को आए तो इसमें ये लिखेंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत जो उसकी धारा 23 के अंदर जो दे रखे हैं वो कृत्य, वो भी भ्रष्टाचार के अंदर आते हैं। इसके अलावा दल बदल की प्रक्रियाओं में जो है वो खरीद फरोख्त करना, चुनाव में धांधली करना, ये सब जो है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर्थिक भ्रष्टाचार कौन सा होता है, यानी कि जो आर्थिक जीवन होते हैं, जो व्यापारी वगैरह होते हैं वो भ्रष्टाचरण करते हैं, यानी कि वो जैसे कि मिलावट कर देते हैं, कृत्रिम प्रभाव उत्पन्न करके जो है वो अधिक लाभ उत्पन्न करने की, जैसे कि एकदम वो स्वीटनर मिला के और फ्रेगरेंस मिला के जो मतलब खराब हो चुकी चीज़ को भी बेच देते हैं, तो ये भी जो है वो एक भ्रष्टाचार ही होता है। ठीक है, ऐसे ही जो अगर अपन आगे बात करें सामाजिक भ्रष्टाचार क्या होता है, समाज में जो गलत आचरण होते हैं, जैसे कि आपने चोरी, हत्या, जो है आपका ये क्या कहते हैं अपहरण हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, ये सब जो है वो सामाजिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, यानी कि प्रशासन में कैसे भ्रष्टाचार होते हैं, तो प्रशासन में 3 प्रकार से मेन होता है। एक तो होता है मिलीभगत के आधार पे, मिलीभगत के आधार पे यानी कि जो भी जो मतलब जो दो पक्ष होते हैं, जैसे एक तो प्रशासक हो गया और एक जो सामने वाला, जैसे कोई बड़ी कंपनी का मालिक हो गया, या फिर जो क्या कहते हैं ना बड़ा प्रभाव वाला रसूख वाला व्यक्ति है, तो वो उसको पैसे दे देता है, यानी वो जानबूझ के भ्रष्टाचार कर रहा है। ठीक है, दोनों ने मिल गया, तो इसकी शिकायत कौन करे। ठीक है, तो मिली भगत के हिसाब से जो कर देते हैं, तो इसमें जैसे राजनीति और प्रशासन ये भी दोनों आपस में मिलकर कर लेते हैं। कोई बड़ा ससूखदार आदमी है, वो भी जो है प्रशासकों को इन्फ्लुएंस में लेके और उनसे जो है गलत काम करवा लेता है, तो ये मिली भगत के आधार पर होता है, तो इसकी शिकायत करना और उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसे दूसरा होता है जबरन रिश्वत मांगना, यानी कि जैसे कई जो छोटे कार्मिक होते हैं वो किसी भी काम के लिए पैसे मांगते हैं, जो कुछ भी कराने चले जाओ, कॉपी निकालने चले जाओ, नामांतरण कराने चले जाओ, या आपने जो है पटवारी के पास जैसे कोई आपने कॉपी लेने चले गए, तो उसके हर एक के पैसे मांगता, बिना पैसे के वो काम ही नहीं करता, तो वो जबरन मांगता उससे। तो कमज़ोर लोगों का जो है वो अधिकारी द्वारा जबरन रिश्वत मांगते हैं, उसको जबरन रिश्वत बोलते हैं। पूर्वानुमान आधार पर, यानी कि मतलब कोई भी जैसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गया, जो कंपनी का मालिक वगैरह हो गया, वो पहले से ही उनको जो है मतलब जब भी जाएगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा, उनके लिए होटल में पार्टियाँ रखेगा, उनके जब भी रिटायरमेंट या जब भी उनका ट्रांसफ़र वगैरह होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा। उनके घर पे कोई शादी या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह देगा। तो इतना ज़्यादा उनको जो है वो पैसे दे के उसको इतना ज़्यादा शर्म से झुका दिया उसको, प्रशासक को, कि अब उसको काम उसका जो आँख के शर्म के मारे भी करना पड़ेगा। तो ये पूर्वानुमान के आधार पर भ्रष्टाचार भी होता है, तो ये भी एक गलत कृत्य होता है। तो ये पहला और जो तीसरे प्रकार का है ना, इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, दूसरे को तो आप आराम से शिकायत करके पकड़ सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे एक ये सेकंड ARC है, उसने एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताया है कि किसी भी व्यक्ति का अगर आप एकाधिकार करते हो, यानी कि उसको निर्णय लेने का पावर देते हो, और उसमें जो है वो विवेकाधिकार भी डाल देते हो, यानी कि उसको ये भी बताया कि जो भी निर्णय लेना तेरे को ही लेना है। ठीक है, ये भी जोड़ दिया, उसमें से जवाबदेही को हटा देते हो, यानी जवाबदेही है ही नहीं उसकी, तो भ्रष्टाचार अपने आप ही जन्म ले लेता है। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया है कि एकाधिकार प्लस विवेक माइनस जवाबदेही बराबर भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार के पनपने के कारण होते हैं। ठीक है, ये इसके मेन जो है ये बताए थे। इसके बाद जो अपन आगे चलते हैं अगर, तो भ्रष्ट आचरण के कारण क्या होते हैं, समाज में क्यों इतना भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो वैसे तो कारण अपने बहुत सारे लिख सकते हैं, क्योंकि जो है एक बड़ा टॉपिक है और ये जनरल टॉपिक है एकदम, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप जो है वो इसको ढंग से लिखोगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो एक तो सेकंड ARC ने जो इसके बारे में बहुत अच्छा एक कथन लिखा है कि जो करप्ट शब्द है ना, वो लैटिन करप्टस से बना है। करप्टस का मतलब होता है तोड़ना या नष्ट करना। ठीक है, और एक एथिक्स होती है जो नैतिकता हमने पढ़ाई था। ठीक है, तो वो एथिकोस से बना हुआ है। एथिकोस यानी कि जो चीज़ आदत या परंपरा में आ जाती है, ठीक है, ये आदत से पनपने वाली चीज़ होती है, उसको एथिक्स बोलते हैं। तो वर्तमान में समाज ने जो है ना करप्शन को ही जो है अपनी एथिक्स बना लिया है, यानी कि करप्शन जो नियम तोड़ता है उसको ही जो है एथिक्स बना लिया है, यानी कि वही आदत बन गई लोगों की। ये यार भ्रष्टाचार तो बिल्कुल उसका जनरलाइजेशन कर लिया कि अब ये सब करते हैं, हम भी करते हैं, कौन सा कोई बड़ा जुर्म कर दिया। इस तरह की धारणा होने के कारण भ्रष्टाचार को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा भौतिकवाद ज़्यादा है, यानी कि हर व्यक्ति को जो है बड़े बंगले चाहिए, प्लॉट चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, वो चाहिए। तो इतना जब पैसा, उसकी कमाई तो इतनी होती नहीं है और वो शौक रखता है बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके जो है वो जो करप्ट प्रैक्टिस करना है उसके लिए लाजमी हो जाता है। ठीक है, सुविधा भोगी संस्कृति, हर व्यक्ति को सुविधा चाहिए। ठीक है,
जैसे कि बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और जो ये धन गेले होते हैं, जो धन के मालिक होते हैं, वो उस लंबी लाइन में लगना नहीं चाहते और फिर वो सुविधा चाहते हैं कि जल्दी से जाके मैं मेरा काम करा लूँ। तो फिर वो जो खिड़की पे बैठा होता है उसको पैसा देता है कि मेरा काम जल्दी करो। तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ना ही है, ठीक है। सुविधा भोगी संस्कृति, जल्दी सुविधा चाहिए, तो इससे भी जो है वो भ्रष्टाचार बढ़ता है। फिर जो है वो सुविधा जो है प्रतिष्ठा से जुड़ जाती है, यानी कि उसने ऐसा काम किया तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। यार देखो क्या लाइन में नहीं लगना पड़ा, कि मैं कभी लाइन में लगता ही नहीं, मैं तो पैसे देता हूँ उसको, ठीक है। इस तरह से बात करते हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाती है कि ये देखो ये शानदार व्यक्ति है, ठीक है। तो अगला भी फिर उसके जैसा करने की कोशिश करता है। तो इससे जो है पूरे जो एक भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता है। सादा जीवन जो उच्च विचार है, मूल्य जो पहले था उसका अब त्याग कर लिया है, ठीक है। अब तो मतलब उच्च जीवन ही चाहिए उनको, ठीक है। और जो विचार जो है वो उच्च नहीं चाहिए, वो तो भले निम्न होंगे तो भी चलेंगे, ठीक है। समाज में जो है वो भले पैसा किसी भी तरह से कमाया हुआ हो, उस व्यक्ति की ज़्यादा इज्जत करते हैं। जबकि एक जो बेचारा गरीब व्यक्ति होता है, भले उसके पास कितना ही ज्ञान होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। पैसे वाला जो होता है, भले उसने किसी भी तरह से जैसे अपराध करके या फिर जो है वो क्या कहते हैं 2 नंबर के धंधे करके कमाया हो, तो भी उसको जो है वो ज़्यादा सम्मान मिलता है। ये जो है भ्रष्ट आचरण को बढ़ने के एक जो है मेन कारण है। ये अपराध को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति जो है वो पैसे वाला होना चाहता है, तो उसके लिए फिर वो अपराध भी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी है। फिर एक दूसरे की नकल जो ये नॉर्मली देखी जाती है, यानी कि वो तो पैसे वाला हो गया तो दूसरा उसकी नकल करके वो भी पैसे वाला होना चाहता है, ये है। फिर सीमित आय में जो है उच्च सपने होते हैं कि भाई ज़्यादा पैसे कमाए, हम भी जो है बड़े बड़े गाड़ी बंगले रखें, तो फिर वो भी पैसे जो भ्रष्टाचार करेगा। प्रशासन का कार्य क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है, क्योंकि हर जगह जो आपने देखा होगा कि जो मतलब कहते हैं कि गर्भ से लेकर जो है कब्र तक जो है प्रशासन की भूमिका होती है। यानी कि बच्चा जब से जन्मता है और जब मरता है ना, तब तक आजकल प्रशासन हो गया। यानी कि व्यक्ति को जैसे स्कूल में एडमिशन, हॉस्पिटल का काम हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, उसके जो भी जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका विवाह संबंधी कार्य हो गया, उसके जो जनरल दुकान खोलनी है, कुछ भी खोलनी है, हर जगह उसको सरकार के पास जाना होता है, सरकारी कार्मिकों के पास जाना होता है उसका काम कराने के लिए। बैंक का काम हो गया, तो इतना बड़ा कार्य क्षेत्र है, तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ना ही है, क्योंकि वो हर जगह 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 उसका काम रुक जाता है, तो फिर वो पैसे देकर काम कराने की कोशिश करता है। फिर स्वविवेक शक्तियाँ प्रशासकों की ज़्यादा होती है, यानी कि वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर के कारण निर्णय ज़्यादा लेते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि वो उनको रोकने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। फिर जो है अपन विकास के दौर से गुजर रहे हैं, अपन विकासशील देश है, तो यहाँ पे जो है प्रशासन की भूमिका बढ़ी हुई है। आपको पीपीपी जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है उसको बढ़ावा दिया गया है। तो वहाँ पे जो ठेके वगैरह होते हैं, तो उसमें जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। प्रशासन की जटिलता भी बहुत है, यानी बहुत सारे नियम कायदे इतने होते हैं कि जो हर किसी को समझ में भी नहीं आते ये चीज़ें, तो उस वजह से भी जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा अगर देखें तो कानून जो है बहुत जटिल है अपने, मतलब कानूनों की भाषा इतनी क्लिष्ट है, फिर उसमें छोटे छोटे प्रावधान दे रखे होते हैं, वो लोगों की समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। नौकरशाही की प्रवृत्ति, नौकर जो है शाह बन जाते हैं, यानी बड़ा अपने आप को मालिक समझ लेते हैं, ठीक है। लाल फीताशाही हो गई। आर्थिक जो है असमानता और जो है संपत्ति का जो असमान वितरण हो गया, ठीक है, ये भी होता है। इसके अलावा जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब जो जीवन के जो लागत मूल्य है वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। वेतन की विसंगतियाँ होती हैं, यानी कई जगह जो है इनकी प्रशासकों की सैलरी वाली कम होती है, तो कम सैलरी होने के कारण वो भी भ्रष्ट प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है, ठीक है। ऐसे ही जो है वो लोग भी जो है अपने काम जल्दी निकालने के लिए प्रशासकों को जो है प्रेरित कर लेते हैं, मतलब भ्रष्टाचार करने के लिए। ऐसे ही जो है वो औद्योगिकरण बढ़ गया, तो हर व्यक्ति जो है वो पैसे वाला होना चाहता है। पर जो औद्योगिक जो ये श्रम होते हैं ना, मालिक वगैरह, वो क्या करते हैं कि जो है वो प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए जो है वो प्रशासकों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। नैतिक मूल्यों का भी अपने पतन हो गया है, ठीक है। फिर अपने नियंत्रण प्रणाली जो है, ये कंट्रोलिंग पावर है, उसकी भी जो है वो कमियाँ काफ़ी देखी जाती है। न्यायिक प्रणाली भी अपनी काफ़ी जो है मतलब 20-20 25-25 साल एक आदमी का केस चलता है, जब तक तो मर ही जाता है, ठीक है। तो इतना लंबा केस चलता है, तो उसको भी जल्दी कराने के चक्कर में भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता है। अपने कानून भी जो है वो काफ़ी पेचीदा है। तो ये सारे कारण जो है इस भ्रष्टाचार के होते हैं, और इनकी वजह से जो है भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता है। तो इनको जो है वो एक सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अगर आप आगे देखते हैं तो इसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, तो सेकंड एआरसी ने अपनी रिपोर्ट में जो है काफ़ी सारे प्रावधान बताए गए हैं, वो अपन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो सेकंड एआरसी ने क्या क्या बताया है। एक तो अपने को बताया है कि जो है वो जो है ना विधायिका के लिए बताया अलग, न्यायपालिका के लिए बताया, प्रशासकों के लिए बताया, अलग अलग बताया, ठीक है। तो विधायिका के लिए बताया है कि जो है वो संसद में जो दोनों सदन है ना, उनको जो है नैतिकता आयोग का गठन होना चाहिए। राइट टू रिकॉल लागू किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपने जो
क्या कहते हैं ना, वो नोटा तो लागू कर दिया, नॉन ऑपेबल, तो उसमें जो नेता जो ढंग से काम नहीं करते, जो जो ये जनप्रतिनिधि ढंग से काम नहीं करते, तो उनको वापस बुलाने का भी जो एक अधिकार दिया जाना चाहिए, यानी कि वापस वो उनको बुलाया जा सके। ऐसे ही जो है वो आचार संहिता जो है उसको विधिक आधार दिया जाना चाहिए, यानी कि आचार संहिता केवल एक मतलब एक कस्टम से बनी हुई है, इसको अगर रूल की बैकअप मिलेगा ना तो फिर कोई भी जो आचार संहिता तोड़ने से घबराएंगे ये, ठीक है। ऐसे ही जो है वो विधायकों की जो सदस्यता का जो है निर्धारण है ना, वो अध्यक्ष के बजाय जो है वो चुनाव आयोग को करना चाहिए। राजनीति में जो धन बल, क्योंकि हर जगह पैसा चलता है, ठीक है, तो इस धन बल को रोकने के लिए जो है वो चुनाव में जो धन की व्यवस्था है ना वो सरकारी कोष से होनी चाहिए। सरकार फिक्स अमाउंट कर देगी, इतना पैसा ही है, इससे ज़्यादा आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, ठीक है। तो इससे भी जो है वो हो सकता है। इसके लिए जो ताराकुंडे समिति है उन्होंने भी सुझाव दिया था इसको, ठीक है। और इसके अलावा जो है चुनावी याचिकाएं होती है तो ये भी काफ़ी लंबी लंबी चलती है, तो इसको जल्दी से निपटाने के लिए या तो एक आपको न्यायाधिकरण बनाया जाना चाहिए, जो ट्रिब्यूनल होते हैं जो आर्टिकल 323B के तहत बनाए जाते हैं उसके तहत बना सकते हैं, या फिर जो है एक ऐसी जो बेंच बना दी जाए न्यायालय के अंदर कि वो इसका जल्दी से निपटारा कर सके। दल बदल के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो है रिसोर्ट कल्चर देखा जाता है, तो उसको रोकने के लिए भी जो है प्रावधान करने चाहिए। इसके अलावा जो है वो जो दल बदल के अंदर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसकी भूमिका काफ़ी जो है एक वेग प्रकार की होती है, तो उसको रोकना चाहिए। इसकी बजाय जो ये पावर जो है वो चुनाव आयोग को दे देना चाहिए। तो ये सब इसके जो है वो होते हैं। चंदे में पारदर्शिता होनी चाहिए, नहीं जो भी उसको जो डोनेशन मिल रहा है वो पारदर्शी तरीके से RTI के तहत मांगने पर दिए जा सके, ठीक है। जैसे अभी चुनावी बॉन्ड है तो उसका जो है डाटा जारी नहीं करती सरकार, तो ये भी जो है उसको पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। RTI की तरफ सूचना मांगे तो उसको देना चाहिए, ठीक है। ये मेन इसके हैं। अब अगर प्रशासन के हिसाब से देखा जाए, प्रशासन में क्या क्या किया जाना चाहिए, तो एक तो जो भी ईमानदार सिविल सर्वेंट होते हैं उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, और जो भी करप्ट है उनको जो है वो दंड मिलना चाहिए। तो एक सेकंड ARC में लाइन बोली गई है कि यदि सद्व्यवहार को न केवल पुरस्कार से दूर रखा जाए बल्कि कठिनाई से भी जूझना पड़े और दुर्व्यवहार को दंड भी नहीं दिया जाए, और अवसर आने पर जो है उसको मनमाने ढंग से पुरस्कार भी किया जाए, तो फिर लोग सम्मानजनक रास्ता अपनाने से कतराते हैं, ठीक है। ये भी इसका होता है, इसलिए उसको पुरस्कार देने से उसको दंडित किया जाना चाहिए। फिर जो संविधान का अनुच्छेद 310 और 311 है, तो ये कई जो आयोग या कई जगह बताते हैं कि इसको जो हटा दिया जाना चाहिए, और 300 जो ये क्या कहते हैं आपके 9 में प्रावधान डाल दिए जाने चाहिए कि जैसे कि उस पर जो वाद चलाने की जो स्वीकृति है वो नहीं ली जाए, इस तरह से जो बात है तो उसको रोका नहीं जाए, इस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है उनको जवाबदेही वाले पोस्टों पे जो है उनको उच्च जो नैतिकता वाले लोगों को बिठाया जाना चाहिए। इसमें आप काफ़ी सारा बोल वचन कर सकते हो, ठीक है। ये सारा इसमें बता दिया है। न्यायपालिका के लिए क्या है, तो न्यायपालिका में सबसे बड़ी समस्या आजकल यही देखी जा रही है, नेपोटिज्म एक तो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। कोलेजियम प्रणाली की आलोचना इसलिए हो रही है कि जो भाई भतीजावाद है, यानी कि जज जो है अपने परिचित जो भी होते हैं उसके हिसाब से नियुक्ति करते हैं, तो भाई भतीजावाद न्यायपालिका में ये भी एक भ्रष्ट आचरण का प्रकार है। जज अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करते नहीं है, कितनी संपत्ति कहाँ से अर्जित की, तो वो भी RTI के दायरे में आने चाहिए, ठीक है। फिर जो न्यायिक कार्यवाही का लाइव प्रसारण, ये तो हालांकि भी शुरू हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है वो न्यायिक कार्रवाई का लाइव प्रसारण करते हैं, इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई है, ठीक है, उसकी भी नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। ये न्यायपालिका के लिए बताए गए थे। ऐसे अन्य है तो जो गंभीर आर्थिक अपराध है तो उसके लिए कानून बनाया, हालांकि इसके लिए कानून बनाया जा चुका है, जैसे कि वो एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी वाला हो गया, तो इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। NGO में जो है वो फंडिंग में अगर भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उन पर भी जो है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जो 1988 है उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो है सेकंड ARC ने बताया, तो ये अपने को अच्छे से याद करने हैं, और ये जहाँ भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामला आ गया तो वहाँ पे अपने को डालने चाहिए, ठीक है इसको। तो ये हो गया। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, तो आप अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल प्रश्न करते हो तो उसके लिए कुछ उद्धरण लिखने होते हैं, ठीक है। उससे एक प्रभाव, जो सवाल का अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो अपन सेकंड ARC ने काफ़ी सारे उद्धरण दे रखे, वो उद्धरण अपन ने लिए हैं यहाँ पे। तो इसमें देखो, ये एक तो जो है वो बौद्ध धर्म में बताया गया है आत्मदीपो भव की अवधारणा है, यानी कि आदमी को स्वयं सदाचारी बनना चाहिए, केवल तभी विश्व में सदाचार आ सकता है, ठीक है। यानी मैं अच्छा होऊंगा तो पूरा विश्व अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा दीपक जलेगा दूसरों का भी दीपक धीरे धीरे जल के पूरा जो विश्व है वो प्रकाशमान हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है कई दार्शनिकों ने कहा है कि भ्रष्टाचार जो है उसको कोई कानून समाप्त नहीं कर सकता, उसको केवल माँ की शिक्षा ही समाप्त कर सकती है, ठीक है। फिर एक बहुत अच्छी लाइन है कि जैसे नदियाँ है वो अपना जल खुद नहीं पीती, बादल जो पानी बरसाता है उससे अन्न उपजता है तो वो अनाज बादल नहीं खाते, एक पेड़ जो है उससे फल आते तो पेड़ खुद का फल खुद नहीं खाता। तो एक सिविल सर्वेंट है वो तो जनता का ट्रस्टी है, सरकार का ट्रस्टी है, तो वो तो जो दे रहा है तो वो खुद थोड़ी खाएगा, वो लोगों को देगा, ठीक है। तो ऐसे ही है कि जिस प्रकार जो है
नदियाँ जो है अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, ना ही जल बरसाने बादल अपने द्वारा उत्पन्न किए गए अन्न को खाते हैं। उसी प्रकार नेक इंसान का धन केवल जो है वो दूसरों के लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी उदाहरण आप काम में ले सकते हो, ठीक है। ये आप ऐसे में भी काम में ले सकते हो, निबंध में भी, और ये एथिक्स का सवाल आ जाए वहाँ भी ले सकते हो। बाकी जनरल कोई भी सवाल आए उसमें इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। जो आप इंट्रो लिखते हो ना, इंट्रो में अगर आप कोट से शुरू करते हो या किसी फैक्ट से शुरू करते हो तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर जो सेकंड एआरसी ने भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि भ्रष्टाचार को दूर करना एक नैतिक अनिवार्यता ही नहीं है, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ने के लिए एक आर्थिक आवश्यकता भी है। यानी कि आप भ्रष्ट हो और दुनिया के साथ जुड़े हो तो दुनिया आपको थू थू करेगी। इसके लिए क्या है कि आपका एक जरूरी हो गया कि आप पहले सही बनो, ठीक है। आपके भ्रष्टाचार को ख़त्म करो, तब आप दुनिया से जुड़ोगे तो सब लोग आपका जो है आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर जो एक कई दार्शनिक ये भी बोलते हैं कि ईमानदारी पर कोई भी कानून बना नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कानून के नियम केवल जो है वो भ्रष्ट दिमाग को पराजित करते हैं, हृदय की विकृतियों को जो है पराजित नहीं कर सकते। अब खुद का जो पूरा हृदय ही खराब है, उसके अंदर की भावनाएं पूरी खराब हो गई तो उसको आप कितने तरह से रोकोगे, ठीक है। तो ये भी है। फिर एक जो अलेक्जेंडर साइजेंसियन है, उन्होंने ये कहा है कि अच्छाई और बुराई को पृथक करने वाली रेखा ना तो देश के बीच से निकलती है और ना ही दो वर्गों के बीच से निकलती है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के दिल के बीच से गुजरती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में, अपने दिल में जो है ये बता दे कि मैं बुराई का दमन करूंगा, यानी कि मैं भ्रष्ट आचरण नहीं करूंगा, अच्छा आचरण करूंगा, तो अपने आप ही जो है वो भ्रष्टाचार का जो है समाप्ति हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही जो है वो सेकंड ईयर से में कहा गया कि हमारा कोई अन्य भाग्य नहीं होता है सिवाय इसका कि हम जो है वो स्वयं बनाते हैं। अपने सद्गुणों के सारे जो है शासन चलाता है, मतलब जो भी सद्गुणों से सारे शासन चलाता है उसकी जो तुलना एक ध्रुव तारे के से, मतलब आपको ध्रुव की तरह अटल रहना है कि मुझे तो भले दुनिया भले ही जो है वो भ्रष्ट आचरण करे, लेकिन मुझे जो है सही रहना है, क्योंकि मैं सही होऊंगा तो धीरे धीरे मुझे देख के और लोग भी सही होंगे, ठीक है। प्लेटो ने जो कहा है कि ये राजनीति के समय में हो सकता है कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति शासन संचालन में भाग नहीं लेंगे ना तो वो दंड के भागी होते हैं। तो बुरे व्यक्ति अगर सरकार चलाएंगे, कि जो आप अपराधियों को सरकार चलाने दोगे तो सबको कष्ट भुगतना पड़ेगा। इसके लिए शासन व्यवस्था में अच्छे लोगों को आना चाहिए ताकि जो है अच्छे शासन की स्थापना हो सकती है, ठीक है। कन्फ्यूशियस ने इसके बारे में कहा है कि सदाचार को जो है वो अच्छे शासन और शांति की आधारशिला माना जाना चाहिए। तो ये उदाहरण आप जगह जगह जब भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई मामला आता है तो वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो इसमें जो है वो टॉपिक पे आधारित सवाल है, ठीक है। कौन कौन से सवाल अपन देख सकते हैं। तो एक तो जैसे ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 311 को संविधान से हटाया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में आप अपने तर्क दीजिए, ठीक है। तो अब तर्क जो है वो इसमें सेकंड एआरसी में ही दे रखे हैं कि एक तो हटाने का पक्ष है कि भाई क्यों हटाया जाना चाहिए। तो एक तो क्या है कि सिविल सेवक होते हैं ना, उसमें हठीलापन होता है, यानी कि वो इस जो प्रावधान जो उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं वो, यानी कि कभी उनका स्थानांतरण होता है तब भी जो है वो कोर्ट चले जाते हैं। और जैसे अभी आपने नगर पालिका एक जगह जो देखा था कि सामने वाला जो दूसरा जो ईओ आ गया, फिर भी वो पहले वाला ईओ हट नहीं रहा है और वो कोर्ट से लेके बैठ गया था वहाँ पे। तो ये जो है इस तरह के जो गलत कृत्य होते हैं तो हठीलापन के कारण जो वो स्थानांतरण मामलों में भी कोर्ट चले जाते हैं, तो इससे जो है वो प्रक्रिया रुक जाती है। इसके अलावा वो भ्रष्ट आचरण करके और बैठ जाते हैं और सरकार क्योंकि सरकार की मिलीभगत से करते हैं तो फिर उनको परमिशन देती नहीं है बात चलाने की, तब भी जो है वो जटिल प्रक्रिया विलम्ब हो जाता है उनमें कार्रवाई करने में, ठीक है। और लोक सेवक जो है कई बार आरोपों से मुक्त भी हो जाते हैं। कई बार जो भ्रष्ट वाले जो ये रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी कई टाइम तक जो है उनके खिलाफ चार्जशीट ही पेश नहीं होती, और चार्जशीट पेश नहीं होने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक जो जनता भूल जाती है तब उसमें से कोई न कोई जो है वो गली निकाल के उनको बचा लिया जाता है, तो वो जो है भ्रष्ट होता है वो भी जो है वो आरोपों से मुक्त हो जाता है। तो ये अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के कारण ही होता है, ठीक है। और भारत ऐसा बोला जाता है कि भारत जो है उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ जो लोग से वो सरकार का एजेंट है और सरकार के विरुद्ध ही वो जो है वो इस अधिकार संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करता है। तो ये इसके बारे में बताया गया है। फिर इसको नहीं हटाने के बारे में ये बताया गया है कि भले कुछ भी हो, आखिर सिविल सर्वेंट है तो वो भी एक मनुष्य ही है, ठीक है। तो अगर आप उसको बिना सुने ही दंड दे दोगे तो ये प्राकृतिक न्याय का जो है उल्लंघन हो जाएगा। ये प्राकृतिक न्याय क्या होता है कि प्रकृति ने जो है वो न्याय के लिए बताया गया है। एक तो उसके 3 प्रिंसिपल होते हैं। एक तो कोई भी व्यक्ति है ना, उसको बिना सुने आप दंड नहीं दे सकते, उसको भी बात जो है वो सुनी जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने मामले में जज नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि जो भी उसका निर्णय चल रहा है तो उसको अपने आप से अलग कर देना चाहिए, यानी वो जज बन जाएगा तो फिर वो तो अपने हिसाब से निर्णय दे देगा। और तीसरा इसका बताया गया है कि जो है वो सज़ा जो है ना वो कभी भी अपराध से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो प्राकृतिक न्याय का भी अगर आपको कई जगह पूछे कि प्राकृतिक न्याय क्या होता है, इसके क्या सिद्धांत हैं, तो इसके 3 सिद्धांत हैं। एक तो किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दंड नहीं दे सकते, एक सज़ा जो है वो अपराध से ज़्यादा नहीं हो सकती, और एक व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता, ठीक है, निर्णायक नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो जाता है
अगर आप व्यक्ति मतलब बिना सुने आपने उसको, पहला जो सिद्धांत है ना उसका ही आपने उल्लंघन कर दिया, बिना सुने उसको भगा दिया, तो ये भी जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कई बार जो है अगर ईमानदार सिविल सर्वेंट होता है और राज्य जो है उसको हटाना चाहता है तो उसको जल्दी से मनमाने ढंग से हटा सकता है। तो उसको मनमाने कार्रवाई रोकने के लिए भी ये जो है एक ये इसीलिए बनाया गया था 311, इसका दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। तो उस कार्रवाई के विरुद्ध भी अपना पक्ष रखने के लिए है। तो अब कोई भी चीज़ आप एब्सोल्युटली ख़त्म नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप एक मीट पात वाला निर्णय दे सकते हो कि आप इसको ख़त्म मत करो, लेकिन इसको प्रावधान ऐसे कर दिया जाए कि जो है वो जैसे कि अगर वो रंगे हाथ पकड़ा जाए तो उसमें जो है वो वाद चलाने की जो है स्वीकृति नहीं ली जाए। और इसके अलावा जो भी इसमें जो मामले दायर होते हैं तो उसकी त्वरित जो है निपटान होना चाहिए, ये आप इसका उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपके लिए सवाल दे रहा हूँ, आपको इसके उत्तर देने, हालांकि मैं इसकी पूरी रूपरेखा आपको बताऊंगा और आपको सॉल्व करना है इनको, ठीक है। एक तो जो है नैतिक मूल्यों के विकास से किस प्रकार भ्रष्टाचार की समाप्ति हो सकती है। तो नैतिक मूल्य जैसे समाज पूरा अगर नैतिक हो जाएगा तो जो है सिविल सर्वेंट वो भी समाज का भाग होता है, तो समाज के नैतिक होने से वो भी नैतिक हो जाएगा। फिर प्रशासक के अंदर जैसे इस तरह के नैतिक मूल्य होंगे, सत्यनिष्ठा जो है आपका समर्पण, इस तरह के गुण होंगे तो भ्रष्ट आचरण वैसे ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको 50 शब्दों के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये सवाल पूछा गया 2013 में पूछा था या शायद 2016 में पूछा था कि यदि आपको सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता बनाने का जिम्मा सौंपा जाए तो आप किन प्रावधानों का समावेश करेंगे। तो आपको अपने मन से तो लिख सको तो ठीक है, नहीं तो आप जो 1964 के अंदर बताया गया ना कि एक तो जैसे उपहार के संबंध में हो गया, एक पत्नी के रहते विवाह नहीं करना, ठीक है। फिर आपको सरकार के विरुद्ध जो है वो क्या कहते हैं ना उसकी नीतियों की आलोचना नहीं करना, उसके विरुद्ध अखबार में लेख नहीं लिखना, ठीक है। इसके अलावा जो है वो तटस्थता से पालन करना, समर्पण का भाव रखना, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। सत्यनिष्ठा का पालन करना, ईमानदारी का पालन करना, ये सब आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। लोक सेवक से आप क्या समझते हैं और आपके अनुसार उसका आचरण कैसा होना चाहिए। लोक सेवक यानी कि जन कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है, इसका उदाहरण उत्तर लिख सकते हो कि जन कल्याणकारी राज्य में जो भी जो प्रशासक होते हैं वो जनता के सेवक होते हैं, अर्थात लोक यानी कि जनता और सेवक यानी कि उनकी सेवा करने वाला। तो लोक सेवक जो है जनता का सेवक होता है जो जनता के लिए जनहितार्थ कार्य करता है, ठीक है। ये उसका जनता के लिए जनहितार्थ कार्य करता है, इसे लोक सेवक कहते हैं। और इसका आचरण कैसा होना चाहिए, तो एक तो जो है वो जन कल्याणकारी सरकार है तो जनता के प्रति उसका जो है वो जनता के प्रति उसका जो क्या कहते हैं समानुभूति का सहानुभूति का गुण होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए। तो ये आप आचरण उसका जो वही आचरण जो हमने आचरण पढ़ा वही लिखना है, ठीक है। फिर नैतिकता की नींव जो है जवाबदेही की जो धारणा में रखी जाती है स्पष्ट कीजिए, यानी कि नैतिकता जो है वो जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी उससे ही उत्तरदायित्व रखी जाती है। जवाबदेही होती है ना तो आप कोई भी शक्ति प्रयोग करते हो तो आपको उसका डर होता है, ठीक है। और उसके डर के कारण जो है वो आप अपने आप ही नैतिक हो जाते हो कि अगर मैंने ऐसा काम नहीं किया तो कल को जो है मेरे नौकरी जा सकती है, मुझे डांट पड़ सकती है, ठीक है। तो नैतिकता की नींव जो है जवाबदेही की अवधारणा में रखी जाती है, यानी कि व्यक्ति जवाबदेह होता है ना तो जो है उसमें नैतिकता का जो है अंश का समावेश हो जाता है। और एक सिविल सेवक एक जो है जनप्रतिनिधि होता है वो जनता से ही अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो अगर उस शक्ति के प्रयोग के लिए उसमें जवाबदेही होगा तो अपने आप ही जो उसमें नैतिकता का समावेश हो जाएगा। इस प्रकार से जो उसमें नैतिकता की धारणा से जो क्या कहते हैं जवाबदेही से ही जो है नैतिकता स्थापित हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरा आपने आपको बताने की कोशिश की है और ये सवाल आपको लिखने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप ही धीरे धीरे अच्छा लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये प्रशासकों का आचरण अपने देख लिया। अगला टॉपिक इसमें जो है वो सिविल सेवकों के लिए मूल्य है, वो अपन आगे देखेंगे। और इस वीडियो में मैंने आपको जो है वो इस प्रशासकों के आचरण को ढंग से बताने की कोशिश की है और आशा करता हूँ आपको ये पसंद भी आया होगा। पसंद आता है तो इसको लाइक कर लेना और शेयर भी कर लेना इसको, और लोगों को और ज़्यादा शेयर करोगे और सब्सक्राइब करवा दो इसको, और तो क्या है कि हम और ज़्यादा अच्छा मैटर आपके लिए लाते रहेंगे और आपको जो है एथिक्स में और काफ़ी सब्जेक्ट में जो अच्छा मैटर अवेलेबल हो जाएगा। और मेन तो आपकी जो है वो लिखने की अप्रोच डेवलप हो जाएगी, तो आप एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे से लिख के आओगे। धन्यवाद।